सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं डॉक्टर रुचि खरे के साथ, जो कथक के लखनऊ घराने की बहुत ही मशहूर कथक आर्टिस्ट हैं। कथक के बारे में मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया के शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य, उनमें से कथक उत्तर भारत का सबसे फेमस, सबसे मशहूर नृत्य है। और कथक के 4 घराने हैं: लखनऊ, वाराणसी, जयपुर और रायगढ़, खैरागढ़ जिसको कहते हैं। डॉक्टर रुचि लखनऊ घराने से कथक की आर्टिस्ट हैं। इन्होंने PhD की है कथक में डांस डिजीज़ के ऊपर, कि डांस के जरिए कौन सी डिजीज़ हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका जो एकेडमिक पक्ष है वो बहुत मजबूत रहा होगा। आमतौर पे जब डांस आर्टिस्ट के बारे में बात होती है तो ये कहा जाता है कि वो एक स्टेज परफॉर्मर होते हैं, एकेडमिक पक्ष उनका बहुत मजबूत नहीं होता है। लेकिन अगर आर्टिस्ट ने PhD किया हुआ है तो इसका मतलब है कि उसको एकेडमिक पक्ष भी मजबूत है। तो इस पे आज हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। एकेडमिक पक्ष पे तो हम बाद में बात करेंगे जी। आप बताइए कि कैसे आप कथक में शुरू किया आपने डांस? जी, बचपन से ही मुझे नृत्य के प्रति लगाव था, रुचि थी। तो मेरे माता पिता ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। फैमिली फंक्शंस में जब भी लेडी संगीत या इस तरह के कोई भी फैमिली फंक्शंस होते थे तो नहीं, रुचि का एक डांस ज़रूर रखा जाएगा। तो मैं अपना कोई भी छोटा मोटा जो मम्मी तैयार करवा देती थी वो करती थी। मुझे बड़ी तारीफ प्रशंसा मिलती थी। और छोटे होने के, मैं अपनी तीनों बहनों में सबसे छोटी भी हूँ, तो उस तरीके से भी बड़ा लाड हुआ। और इसी तरह जब धीरे धीरे मैं स्कूल जाने लगी तो स्कूल में भी फंक्शंस होते थे, वहाँ भी मुझे अप्रिसिएशन मिला। मैं डांस फंक्शंस में रहती थी। टीवी के आगे जब टीवी में कोई प्रोग्राम आता था तो मैं खड़े होके उसको इमिटेट करती थी। जैसे हाथ जा रहा है तो मेरा रेगुलर ये मेरा एक था। तो मम्मी को लगा कि नहीं, इसको जो है सिखाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर लगता है कि उसको कुछ अलग से ये है लगा नृत्य के प्रति। किस क्लास से सीखना शुरू किया? हाँ, तो 9 साल की मैं थी। तो ये हुआ कि भातखंडे में दाखिला दिलवा दिया जाए, भातखंडे संगीत महाविद्यालय में। तो मेरे माता पिता जब गए तो पता लगा कि वहाँ तो एज 10 है। अच्छा। लेकिन एक साल कम थी। हाँ, लेकिन फिर हमने कहा हमको तो सीखना है। तो फिर वहाँ के जो प्रधानाचार्य थे तत्कालीन, उन्होंने थोड़ा सा टैलेंट देखते हुए टेस्ट वेस्ट लिया, फिर देखा कि नहीं ये कर लेगी, और फिर मुझे दाखिला दे दिया। अच्छा। वहाँ से मेरी कथक की परंपरागत तालीम चालू। वहाँ से मैंने पहले जो न्यू फर्स्ट ईयर होता था, प्रथमा, मध्यमा, विशारद, ये सब मैंने प्रारंभिक शिक्षा करी। पहली गुरु मेरी श्रीमती दीपा देवा जी थी। फिर गुरु सुभाष दीक्षित जी, उनके अंडर में बेसिक तालीम मेरी हुई। फिर नृत्य निपुण की बात आई तो उसमें ये था कि बड़ी गंभीरता से आपको एक सीरियस फोकस वे में चलना था। तो मैंने जब नृत्य निपुण में प्रवेश लिया तो मुझे मेरी गुरु जी पूर्णिमा पांडे जी मिली। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वहाँ से जो मेरा सफ़र शुरू हुआ वो आज तक बरकरार है, और बड़ा अच्छा सफ़र रहा है, बड़ा अच्छा सुखद अनुभव रहे हैं। और स्ट्रगल ज़रूर रहा, लेकिन हर स्ट्रगल से मुझे सीखने को मिला। मतलब जहाँ आप सीखती थी, जहाँ आपने पढ़ाई शुरू की, वहीं आप दूसरे बच्चों को पढ़ा भी रही? जी जी जी। तो नृत्य निपुण जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लगा नहीं, कथक इतना छोटी सी कोई एक डांस नहीं है, बड़ा विस्तृत कैनवस है इसका। तो एक एक चीज़ को समझने की बड़ी गंभीरता से, बहुत निकट से समय देकर समझने की ज़रूरत है। तो खैर मैंने वहाँ से निपुण किया, और दीदी ने मुझे समय समय पर, उस समय जिस समय मैं सीख भी रही थी, मुझे एक्सपोजर बहुत दिया। जैसे दूरदर्शन में एक प्रोग्राम था तो बड़ा पहली यादगार प्रस्तुति थी, छोटी ही में थी, 8th 9th में ही रही होंगी। तो मुझे वहाँ परफॉर्मेंस करने के लिए चांस मिला। और धीरे धीरे ऐसे ही, अच्छा यहाँ परफॉर्मेंस है तो ये तैयारी करनी है। तो मैं स्कूल से आती थी 2 बजे से लेके 8 बजे तक, तब 8 बजे तक भातखंडे होता था, मैं बैठी रहती थी वहीं पर। रिहर्सल हो रही है, फिर क्लास हो रहा है, फिर कुछ भी हो रहा है, क्लास में बैठे रहते थे। किसी और का भी क्लास हो रहा है तो भी हम बैठे रहते थे। तो मुझे एक माहौल से बड़ा लगाव था। अच्छा, जब आप सीख रही थी और जब आप सिखा रही हैं, आपके जो यंग बच्चियाँ जो सीख रहे हैं, दोनों में क्या अंतर देखती हैं उस पूरे पीरियड में? अंतर सबसे बड़ा तो ये है कि पहले जो एक माहौल हुआ करता था संगीत का,
संगीत से बड़ा लगाव होता था। लोग संगीत सुनने आते थे, नृत्य देखने के लिए आते थे, अच्छे नृत्य को अप्रिशिएट करते थे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये किसी और का शागिर्द है, ये बच्ची किससे सीखती है। उसका अगर वाह क्या परन करी, वाह क्या बंदिश नाची, अरे वाह बड़ी चमक के साथ नाची, वो देखने के लिए बैठे रहते थे। आप सोचिए वीणा हॉल पहले होता था भातखंडे में, कॉम्पिटिशन्स होते थे, पूरा हॉल भरा रहता था, सिर्फ इसलिए कि एक के बाद एक कैंडिडेट क्या आ रहा है, वो क्या करेगा ये देखने के लिए। तो बड़े इत्मीनान से लोग संगीत का लुत्फ उठाने, संगीत में जो बच्चों ने मेहनत की है वो देखने आते थे। समय मुझे लगता है बहुत बड़ा कारण है। आजकल लोगों के पास समय नहीं है, इतनी ज़्यादा व्यस्तता है कि उनको लगता है नहीं 15 मिनट का प्रोग्राम देख लें, आधे घंटे का प्रोग्राम देख लें। तो जो गंभीर दर्शक हैं वो धीरे धीरे हाशिए पे हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब हमको भी जैसे अब जो कहा जाता है कि नहीं अच्छा 25 मिनट का परफॉर्मेंस, अब मैं स्टूडेंट्स को तैयार कराती हूँ 25 मिनट का परफॉर्मेंस, 15 मिनट का, 10 मिनट का, इस तरीके का समय का थोड़ा सा मुझे लगता है फैक्टर। कथक एक नृत्य की ऐसी शैली है जिसमें कथा कही जाती है, शायद इसी वजह से उसका नाम कथक पड़ा। जी बिल्कुल। तो अभी जो कैरियर के हिसाब से क्या देखती हैं, जैसे पहले था कि बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस के लिए मिल जाता था, टूर भी बहुत सारे लगते थे, सरकारें भी मदद करती थी, क्योंकि कथक के जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा पोषित होते थे। जब राजा रजवाड़े थे तो वो उसका एक खर्च वहन करते थे, वो उसका संरक्षण करते थे। तो कैसे देख रहे हैं बच्चों का कैरियर अब आगे? देखिए सरकार ने तो मदद करी है और करते चले आ रहे हैं। अब सरकार यूनिवर्सिटी लेवल पे नृत्य को, नृत्य कलाओं को, संगीत कलाओं को प्रमोट कर रही है, एकेडमिक तौर पे। उनका सोचना बहुत सही है कि जो कमिटेड स्टूडेंट्स हैं वो इसमें गंभीरता से इसको लें, गंभीरता से बच्चों को सिखाएं। तो जब उनका एम्प्लॉयमेंट, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उनको एक बेसिक सिक्योरिटी होगी, तब वो अच्छे से सिखा पाएंगे। और फिर और विद्याओं की तरह, और विधाओं की तरह, विज्ञान की तरह और ह्यूमैनिटीज़ की तरह ये नृत्य कला भी उसी तरह से पोषित हो और इनका संवर्धन हो, आगे की जनरेशन्स में ये अच्छे से जाएं। अब जो एक नई चीज़ आ गई है थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी, आपने सुना होगा, तो उसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। आपको म्यूज़िक थेरेपिस्ट मिलेंगे हॉस्पिटल्स में। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो खाली दवाई से नहीं ठीक होती हैं, संगीत से ठीक हो जाती हैं। दवाई के साथ संगीत मिलता है तो मरीज़ अच्छा हो जाता है। कैंसर पेशेंट्स हैं, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हैं और डिप्रेशन के कई लेवल के पेशेंट्स हैं, उनमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। आपकी पीएचडी भी इसी विषय पे है? जी बिल्कुल। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जो आपकी पीएचडी है वो किस तरीके से और किन डिजीज़ में मदद करती है? जी देखिए, मेरी पीएचडी का विषय था स्कोप ऑफ कथक डांस एज अ हीलिंग थेरेपी विद स्पेशल फोकस ऑन एक्यूप्रेशर। तो मेरे दिमाग में भी ये बातें बहुत सालों से चल रही थी कि मुझे पर्सनली लगता था कि पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट तो ज़रूर होता है। जब विद्यार्थी नृत्य करता है, स्टेज पे परफॉर्म करता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, वो रियाज करता है तो उसका स्टैमिना बढ़ता है और एक परफेक्शन की एक जो उसको आदत हो जाती है कि नहीं मुझे इसको एक्सीलेंस की तरफ ले जाना है, एक बंदिश करनी है उसको एक्सीलेंस की तरफ ले जाना है। तो ये चीज़ें उसको हर फील्ड में, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड में, उसको काम आती है, उसको मदद करती हैं, सफल होने में मदद करती हैं। ये तो मेरे जहन में बहुत दिन से था और तो मुझे लगता था कि अगर फिटनेस रहती है और होलिस्टिक वेलबींग रहता है, इसका मतलब कि आदमी स्वस्थ है। तो ज़रूर नृत्य में ऐसे कुछ चीज़ें हैं, तत्व। अब क्योंकि मैं कथक से थी तो मैं कथक के हिसाब से सोचती थी, तो नृत्य में ऐसे ज़रूर कुछ तत्व हैं जो हेल्थ की मदद की ओर ले जाते हैं, गुड हेल्थ की ओर। मैंने काफ़ी मैं वनस्थली विद्यापीठ में भी मैंने सिखाया है राजस्थान में, तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि वहाँ बड़ी अच्छी लाइब्रेरी और बहुत अच्छा एक कंप्यूटर रूम हुआ करता था। तो मुझे जैसे कहिए कि मेरे जो ख्वाब थे उनको पंख मिल गए कि जो मैं सोच रही थी उसके लिए मुझे बहुत हेल्प। वहाँ लड़कियाँ थी सब पूरा, और सारा वो तो विजन ही है कि लड़कियों को प्रमोट करना है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं काफ़ी समय वहाँ व्यतीत करती थी। जब मेरा डांस का टीचिंग लेने का टाइम होता था तब ठीक है, लेकिन जब खाली समय में तो मैंने बहुत स्टडीज़ करी, जैसे कि अमेरिकन डांस थेरेपिस्ट एसोसिएशन था, उसने कैसे डांस थेरेपिस्ट वर्ल्ड वाइड उनके एम्प्लॉयड हैं और वो
मरीज उनसे ठीक हो रहे हैं। यूरोप में भी ऐसे एसोसिएशंस हैं। मुझे ये लगता था कि हमारे पास इतनी पुरानी समय से कलाएं हैं और बड़ी उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उनका उपयोग नहीं है। उपयोग तो जाने दीजिए, वर्जित हो रही है, वो वर्जनीय समझी जाती हैं कि अगर आप अभी मत जाइए 40 साल पहले 35 साल पहले कौन अपने बच्चों को भेजता था कि नहीं हम नृत्य सिखाएंगे, या जब स्वतंत्रता आंदोलन के पहले की बात या उसे के जस्ट बाद की बात, कोई नहीं चाहता था कि उनके घर के बच्चे सीखें। वर्जनीय मानी जाती थी। इसीलिए शायद पुरुष इसमें ज़्यादा थे। जी बिल्कुल। तो मुझे ये लगा कि वहाँ तो थेरेपिस्ट के तौर पे डांसर्स काम कर रहे हैं और यहाँ सीखने को ही अलाउ नहीं हो रहा है। बच्चों को बड़ा हुज्जत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है घर में अपने मम्मी पापा से कहने में कि नहीं मुझे तो डांस सीखना है। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट का भी स्रोत मुझे दिखा। तो फिर ये बात आई कि जब मुझे पीएचडी करना था तो ये बात आई कि मेरे दिमाग में पहले से था कि मुझे तो थेरेपी पे ही करनी है। आई वॉज वेरी क्लियर इन दैट बात। अब ये बात आई फिर कि किस डिजीज़ पे काम किया जाए। तो फिर मेरी गुरुजी ने कहा, पूर्णिमा दीदी ने, कि तुम देखो केजीएमसी में जाके मिलो। तो मैं मिली तो डॉक्टर सिद्धार्थ दास थे, हेड ऑफ र्यूमेटोलॉजी। मैंने उनसे कहा कि सर मैं आर्थराइटिस सोच रही हूँ करने के लिए। कहते हैं नहीं आर्थराइटिस नहीं, तुम फाइब्रोमाइल्जिया करो, फाइब्रोमाइल्जिया पे काम करो। तो वो बोले कि ये, मैंने कहा कि फाइब्रोमाइल्जिया क्या चीज़ होती है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक साइकोसोमैटिक डिजीज़ होती है जिसमें कि 11 पॉइंट्स पे अगर पेन रहता है कुछ समय के लिए तो हम कहते हैं, और इसमें डांस बहुत हेल्पफुल होगा। और अभी तक ऐसी कोई स्टडीज़ नहीं हुई है। कुछ बाहर के डांसेस और जो मार्शल आर्ट्स हैं उन पे ज़रूर काम हुआ है डांस इस थेरेपी पे के तौर पे, लेकिन कथक पे कभी नहीं हुआ है। तो बस मुझे तो मिल गया था। फिर मैंने शुरू किया अपना। अच्छा। तो फिर आगे ये आया कि आप कैसे सिखाएंगे उन लोगों को। मैंने फील्ड वर्क किया, पेशेंट्स आइडेंटिफाई करे। फिर मैंने ये हाइपोथेसिस बनाया कि कुछ पेशेंट्स जो केवल दवा पे हैं और कुछ पेशेंट्स जो दवा के साथ डांस भी कर रहे हैं। और थेरेपी का अपना नाम रखा, कथक डांस थेरेपी। और एक थेरेपी इवॉल्व करी। फिर 3 महीने तक मैंने उनको थेरेपी दी। अच्छा। और उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जिन्होंने डांस के साथ किया था उनका क्वालिटी अलग, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा था। और मुझे लगता है शैलेंद्र जी कि आजकल सब चीज़ है, हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस को छोड़ के सब चीज़ है। हर जगह पैसे की कमी नहीं है, गैजेट्स की कमी नहीं है, आपको सुविधाओं की, सुख की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी आदमी इतने डिप्रेशन में है, वो ट्रीटमेंट ले रहा है। लोग पहले कहते थे कि अगर हम आज़ाद हो जाएंगे ख्यालों से या विचारों से तो अच्छा रहेगा। लेकिन अब उसके बाद भी स्थितियाँ अच्छी नहीं, स्थितियाँ अच्छी नहीं है। तो सवाल यही हुआ कि अगर आपको होलिस्टिक वेलबींग चाहिए तो कथक इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है। कथक में जो देखा गया था कि जो मेल आर्टिस्ट थे, पुरुष कलाकार थे, वो ज़्यादा थे जी। गुरु के रूप में जो गुरु शिष्य परंपरा थी उसमें भी वो थे। धीरे धीरे गुरु शिष्य परंपरा अब लगभग खात्मे की ओर है जी। उसका कारण क्या, जो इंस्टीट्यूट हैं सरकारी, लोग वहाँ ज़्यादा अच्छा सीखना चाहते हैं? देखिए, गुरु शिष्य परंपरा तो बहुत अच्छी परंपरा है और सालों से हमारे यहाँ तो पुरातन काल से चली आ रही है। और लेकिन इसमें बस यही था कि जो घर की लड़कियाँ, जो बेटियाँ होती थी, उनके लिए सीखना संभव नहीं था। तो वो कहाँ सीखें? क्या वो बिना सीखे रह जाएं? क्या उनके अंदर योग्यता नहीं है? और फिर ये भी था कि जो लोग सीखेंगे, गुरु कहाँ रह रहे हैं, उनके पास जाके, उनके सानिध्य में उनके, तो गुरु शिष्य परंपरा खत्म नहीं हुई है। लेकिन ये था कि बेसिक ट्रेनिंग जिसको सीखनी है वो विद्यालयीन शिक्षा प्रणाली में सीख ले। उसके बाद वो एक गुरु, अच्छे गुरु को ढूंढे और उसमें जो एक साधना वाली बात है, जो रियाज करके और आगे बढ़े। आगे बढ़े। जब इतना आ गया तो आपने अपने एक गुरु ढूंढा और उनके आप शरण में गए और फिर आपने जो है गंभीरता से, साधारण भाषा में उसको ऐसे समझे कि जैसे आपने बीए कर लिया जी और फिर आगे के कोर्स के लिए कोचिंग करनी है। आप कह सकते हैं। तो जो ज़्यादा सीरियस विद्यार्थी हैं इसमें, जो गंभीरता से इस फील्ड को लेना चाहते हैं, जो स्टेज में भी और सीखने के पर्पज से सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए। और ये भी कहते हैं कि जैसे कि आप विद्यालयीन शिक्षा प्रणाली में ज़्यादा लोगों को पढ़ाते हैं, ज़्यादा बच्चे आते हैं, तो आप एक ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं।
उसको बोलते हैं कि कान से, जिनको सुनने की देखने की समझ हो, एक सुधी श्रोता। ये बहुत बड़ा उद्देश्य है विद्यालयीन शिक्षा प्रणाली का। बच्चे आगे करें, एम्प्लॉयमेंट उसमें लें, आगे उसमें साधना में लगे या ना लगे, परिवार में भी लगे, अगर महिलाएं हैं परिवार में लगे, अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि उनको उसकी तमीज़ आ जाती है। एक कल्चर डेवलप होता है। आप भले ही कलाकार न बने, लेकिन कम से कम देखने और सुनने के लायक तो रहें। बिल्कुल, क्योंकि ये वो क्लासिकल परिपाटी आर्ट, खत्म हो जी, गई। क्लासिकल आर्ट इज फॉर क्लासिकल ऑडियंस। हर कोई क्लासिकल आर्ट को एंजॉय नहीं करता। तो ये बहुत बड़ा कह लीजिए कि बेनिफिट है विद्यालयीन शिक्षा प्रणाली का। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ। कई बार होता है माहौल नहीं मिलता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे कि हम कहाँ भेजें, कहाँ सीखेंगी। फिर ये भी होता है कि इतना सीखने के बाद इसका स्कोप क्या है। तो उस तरीके से आज बहुत स्कोप है। आज अगर आप हमारे यहाँ से बच्चा भाग करने से एमए करके निकलता है तो उसको टीचिंग जॉब्स मिल जाती है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं सारे बच्चे। लेकिन ये है कि जो गंभीरता से और लाइफ लॉन्ग सीखना चाहते हैं और अपने आप, देखिए परिपक्व होने का तो उसी कोई सीमा ही नहीं है। आज हमें एक राग आ रहा है, आज हमें एक बंदिश आ रही है, तो हमें अगले दूसरी बंदिश के लिए करना है। फिर अथाह सागर है ये। तो डांस में आपको बहुत सारे मेडल अवार्ड भी मिले हैं, आप लोग देख सकते हैं कि पीछे जो लगे हैं। कुछ बताइए क्या क्या अवार्ड रहे हैं और इन अवार्ड से आपको क्या ताकत मिलती है? जी, तो मैं बताना चाहूँगी कि जो मुझे सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो बचपन का मेरा अवार्ड था, वो था उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का। अच्छा। राज्य स्तर पे युवा वर्ग में मुझे प्रथम स्थान मिला था। 93 की बात बता रही हूँ आपको। तो उस समय मैं निपुण में ही पढ़ रही थी और कई बार मैं उससे पहले कॉम्पिटिशन्स दे चुकी थी कई तरीके की। मैं कभी फर्स्ट नहीं आती थी, हमेशा सेकंड थर्ड। मुझे बड़ी हताशा होती थी। तो मैंने अपने गुरुजी से कहा, मैंने कहा कि मैं कभी फर्स्ट नहीं आती हूँ। तो उन्होंने मुझे कुछ गलतियाँ बोले कि तुम्हारा पोस्चर ऐसा है, तुम इसको ठीक करो, कुछ और भी गलतियाँ बताई जो स्टेज टेक्निक्स मुझे नहीं मालूम थी। मैंने उस पर बहुत काम किया, बहुत मेहनत की मैंने। और 93 में मुझे 12 साल बाद ऐसा हुआ था कि 2 लोगों को फर्स्ट करना पड़ा था, उसमें से एक मैं। अच्छा। तो ये मेरे लिए जो है डबल हो गया। हाँ जी, तो मेरे लिए ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय, कि मेरी जो मेहनत थी, जो मेरा परिश्रम था और जो मेरी जो पेशेंस थी वो काम आई थी। और मुझे लोगों ने सराहा था, मेरे काम के लिए मुझे सराहा था। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये छोटी चीज़ नहीं है कथक, इसको संभालना है तो बहुत आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा, आपको काफ़ी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तो मेरा पढ़ाई के अलावा सारा टाइम नृत्य में ही जाता था। मुझे लगा कि इसके लिए रियाज की आवश्यकता है, प्रतिदिन बेसिस पे आपको रियाज की आवश्यकता है। तो उस समय पंडित रविनाथ मिश्रा जी, आप शायद बहुत बड़ा नाम है तबले के क्षेत्र में, सिद्धस्थ कलाकार है, स्पेशली कथक के साथ तबला संगीति में। उन्होंने अपना अमूल्य समय मुझे दिया, बहुत समय उन्होंने मुझे दिया और मुझे रियाज करवाया। कितने घंटे रियाज करते थे? मैं उसकी कोई सीमा नहीं थी। जैसे कि स्कूल से आने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद जब मैं शुरू होती थी तो जितना मन किया उतना कर लेती थी। 2 घंटा 2.5 घंटा थी, उस समय बड़ी ऊर्जा थी, बड़ा चाहत थी करने की और खूब रियाज करती थी मैं। रात में भी अगर मुझे लग रहा है कि अब मुझे कुछ करने का मन कर रहा है तो मैं शुरू हो जाती थी। उसका कोई समय मेरा निर्धारित नहीं था। अरे पहले आप लोगों के पास उतने अवसर नहीं होते थे जी। आज जो नए बच्चे आ रहे हैं, नए कलाकार, इनके पास अवसर ज़्यादा है, मीडियम बहुत सारा है, फिर सोशल मीडिया आ गया है। जी। सोशल मीडिया को कैसे देखती हैं कि जो हमारी ये कलाएं हैं, शास्त्रीय कलाएं हैं, जी, उनको कैसे आगे वो प्रमोट कर सकती है? देखिए, सोशल मीडिया बहुत अच्छा मीडियम है। आपको वो बहुत जल्दी एक तो ख्याति मिल जाती है। बच्चे ने कवर पेज डाला, तो 3-3, 4-4 साल के बच्चे अपना यूट्यूब पे प्रोग्राम्स डाल रहे हैं, तो ख्याति तो मिल जाती है। लेकिन सवाल ये है कि जो गंभीरता, जो साधना, जो मेहनत, जो सब्र की परीक्षा होनी चाहिए, उससे जो ये सब तप है, इसमें जब आप कलाकार तपता है तब उसके अंदर वो बात आती है। वो सब तो हुआ ही नहीं, रातों रात स्टार नहीं। आपने वैसे कर दिया कि आपने प्रेशर में आलू उबाल दिए, दाल उबाल दी, पक गई, लेकिन क्या वो दाल में स्वाद आएगा? उसमें नहीं आएगा। तो वही स्थिति आज हो रही है। आज बच्चे 2 साल 3 साल सीख के सिखाने लग जा रहे हैं, ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं। उनको ये भी नहीं है कि नहीं, अरे मैंने ही कितना सीखा है जो मैं सिखाने लग जाऊँ।
फिर जब ऐसे जो अध कचरा ज्ञान लेके जो बच्चे आ रहे हैं या हाँ। जो टीचर्स बन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी बन रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो सोचते हैं कि नहीं इससे हम अपना पैसा कमा लें, आजीविका चला लें। अच्छी बात है, आप आजीविका चलाइए, लेकिन उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए। अब आप बच्चों को 1 साल बच्चे ने कथक नहीं सीखा, आपने उसको ठुमरी सिखा दी, उसको ठुमरी के बारे में क्या आता है, उसको अभिनय के बारे में क्या जानकारी है। 4-5 साल 6 साल की बेसिक तालीम बच्चे को ज़रूर होनी चाहिए अभिनय सीखने से पहले। अब मुझे लगता है कुछ स्टेप्स लोग सिखा देते हैं जी, आइटम के हिसाब से, आइटम्स के हिसाब से, और वो अपने को परिपूर्ण समझ लेते हैं। बच्चे को क्या लगता है मुझे तो अभिनय आ गया। अब जब हमने सीखा तो हमें ये बताया गया कि अभिनय कैसे करना चाहिए। कोई भी ठुमरी आप दे दीजिए, कोई भी गज़ल दे दीजिए, हम उस पर अभिनय बिठा लेंगे। हमारी तालीम ऐसे हुई क्योंकि हमने पहले लय, ताल और बंदिशें, उस पर हमने थोड़ा अधिकार, हमको बताया गया कि ऐसे इस पे अधिकार जमाइए, इस पे रियाज करिए। जब वो दिमाग में बैठ गया तब हम अभिनय पे आए। अभिनय कोई हल्की चीज़ तो है नहीं। अच्छा, चलते चलते हमारा जैसे एक आखिरी सवाल है जी। कि आपकी जो फेमस कोई डांस बैले है, कहते हैं ना कथा, आप कहते हो डांस के जी। जरिए, जैसे आपने परफॉर्म किया हो या आपका मन हो कि हम इसको और करें, जी। कौन सी हो सकती अभी कुछ 2-3 साल पहले करे तो मैंने बहुत सारे हैं। हाँ। एक मैंने सूर्योदय किया था है? अच्छा। बहुत साल पहले। उसको करने की दोबारा मुझे बहुत इच्छा है। उसमें मैंने सूरज के उगने से लेके अस्त होने तक की अच्छा। पूरी जो मानव की जो एक जो उनका जो अच्छा, schedule होता है, जीवन जैसे उसके हाँ, हिसाब से चलता है। सूरज के साथ जीवन, लोग उठते हैं और सूर्यास्त के साथ लोग सोने चले जाते हैं, उसको पूरा मैंने दिखाया था। अच्छा। तो मेरे तो दिल के करीब वो बहुत है। अभी रिसेंटली मैंने एक फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया करके एक किया था, हाँ। जिसमें मैंने कई डांसेस को लेके आई थी। तो सारे फेस्टिवल्स जैसे ईद है, ओणम है, आपका दिवाली है, होली है, जन्माष्टमी है, इन सब को लेके, और कथक के इतर भी और डांसेस को लेके मैंने वो उस गाने को डिज़ाइन किया था। उसको मैंने KGMC में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उस पर स्टेज भी किया। और मुझे इच्छा है कि अगर अच्छा कुछ मंच मिलेगा तो मैं ज़रूर उसको प्रस्तुत करूँगी। डांस के अलावा कुछ और हॉबीज़ हैं आपकी? मुझे म्यूज़िक पसंद है, गाना पसंद है, और पढ़ना भी पसंद है, और घूमना पसंद है। अच्छा। आप तो बाहर देश के और देश में भी जी घूमी जी हैं। जी। कौन सा आपको शहर सबसे अच्छा लगता है? देखिए, देश में चाइना जाने का मुझे मौका मिला। मैंने कई सिटीज़ को देखा। भारत सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम था, तो सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि बड़े सिंसियर लोग हैं। देखिए, कोई देश अगर विकास उन्मुख हो रहा है या उसकी कुछ खासियत सीमा, होगी। एक कंसिस्टेंट उसका परफॉर्मेंस दिख रहा है, तो कुछ तो तारीफ की बात है। तो मुझे ये लगा कि जैसे कि अगर 8 बजे कहीं मिलना है तो 8 बजने में 5 मिनट पे पहुंच जाएंगे। तो बहुत सी सिंसियर और बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं वहाँ के, इसी वजह से वहाँ पे बहुत प्रोग्रेस है। और दुबई देखा, UAE देखा, वहाँ भी मैंने ये देखा कि सुंदरता पे बहुत ध्यान है। जो चीज़ उनके पास नहीं है वो इंपोर्ट करके लेके आते हैं। फूल नहीं है तो फूल लेके आते हैं, पेड़ नहीं है तो पेड़ लाके लगाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। जी, बहुत शुक्रिया रुचि जी आपका, आपने हमें समय दिया, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर हम मिलेंगे रुचि जी के साथ और विस्तार से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार।